नमस्कार दोस्तों, कुशवाहा यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए आप सबसे हम निवेदन करेंगे कि पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। सिनौली की डॉक्यूमेंट्री आने के बाद भारत में एक खास तबके के लोगों का हाजमा खराब हो चुका है, जिसके कारण वह यत्र तत्र इस तरह की हरकत करते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि सिनौली के लोग कौन थे, उनकी संस्कृति क्या थी, इस विषय को हमने प्रमाणों और तथ्यों के साथ इस वीडियो के पहले पार्ट में ही स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। भारत का इतिहास जितना विस्तृत और व्यापक रहा है, उतना ही ज्यादा इसे विकृत और बर्बाद करने का भी प्रयास किया गया है। जब हमने सीक्रेट ऑफ सिनौली पर पहला पार्ट तैयार किया तो कुछ लिब्रांडुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई, कारण कि सिनौली के लोगों की संस्कृति और उससे जुड़े कई सवाल ऐसे थे जिसको हमने सुलझाने का प्रयास किया था। अब इस वीडियो में हम सिनौली में मिले रथों के आधार पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो लोग कौन थे। इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसे प्रमाण रखने वाला हूँ जिससे कि सिनौली में मिले रथ के साथ जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि वह रथ वैदिकों के थे या आदिवासियों के थे। यह आप सभी तो अब तक जान चुके हैं कि सिनौली में भारतीय इतिहास का वो अमूल्य खजाना मिला है, जिससे एक तरफ जहां लिब्रांडुओं के गढ़े गए कई सारे झूठ और फरेब बेनकाब हो चुके हैं, वहीं कई सारे और यक्ष प्रश्न आकर खड़े भी हो गए हैं। आज लगभग हर व्यक्ति यह जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर सिनौली के वो लोग कौन थे, वह किस सभ्यता से जुड़े थे। हालांकि एएसआई के एक्सपर्ट की माने तो सिनौली के लोगों की सभ्यता और संस्कृति वैदिकों के साथ काफी हद तक मिलती है। सिनौली में मिले अंत्येष्टि स्थल, हथियार और रथ इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वह लोग वैदिक सभ्यता के कितने करीब थे। पिछली वीडियो में जब हमने वेदों के प्रमाण से यह बताया कि वेदों में शवों को जलाने और पृथ्वी में समाहित करने के उल्लेख देखने को मिलते हैं, तो इससे भैंस जर्नी नाम का एक यूट्यूबर तिलमिला गया और अपने चैनल पर यह चिलपोक मचाने लगा कि सिनौली में लोग दफनाए गए हैं, तो वेदों में सीधा सीधा दफनाने की बात कहाँ लिखी है, हमको वो दिखाओ। हालांकि हमने अपनी बात को उसी की वीडियो में दिखाए गए भाष्यकार के भाष्य से यह दिखाकर स्पष्ट किया था कि यहाँ पर शवों को पृथ्वी में समर्पित करने की बात की गई है। इस प्रमाण को आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे तिल मिलाने के बाद लिब्रांडो फिर दूसरी गप हाँकने लगा कि ऋग्वेद के इन मंत्रों के तो कई भाष्यकार हैं और सभी भाष्यकार अलग अलग भाष्य करते हैं। अतः भाष्यकार ही जब आपस में एक मत नहीं है तो यह निष्कर्ष देना सही नहीं है कि उस वक्त लोगों को दफनाया भी जाता था। तो इस लिब्रांडो से मेरा एक ही सवाल है कि जब वह वेदों पर वीडियो बना रहा था जिसमें उसने वेदों के कई मंत्रों पर आक्षेप मढ़े थे, उन मंत्रों के भाष्यों पर भी भाष्यकार एक मत नहीं है। वेदों में व्यभिचार है और वेदों में पशु बलि है, ऐसे आरोप तुमने लगाए थे। तो इस विषय पर भी तो सभी वेद भाष्यकार अलग अलग मत रखते हैं और किसी के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तो फिर तुम्हारे गुदा द्वार में कौन सा बवंडर उठा था जो भाष्य में परस्पर विरोध होने के बावजूद भी तुमने वेदों में तमाम तरह के आक्षेप लगा दिए। गजब बेइज्जती है। मतलब जब वेदों में कमियां दिखानी थी तब तो वेदों के भाष्यकारों में परस्पर विरोध नहीं दिखाई दिया तुमको, और ना ही तुमने इस बात को लोगों के बीच रखा। लेकिन जैसे ही किसी भाष्यकार के भाष्य में, जिसका कि भाष्य तुम खुद अपनी वीडियो में दिखा चुके हो आधा अधूरा, उसी से हमने वैदिक पीरियड में शवों को पृथ्वी में समाहित करने की बात को स्पष्ट कर दिया, तो अब तुम वह भाष्य छोड़ करके अपने दूसरे तीसरे नियोगी बाबूजी लोगों का भाष्य उठाकर ले आए हो और अब बोल रहे हो कि देखो जी, इन भाष्यकारों के भाष्य में परस्पर विरोध है, इसलिए हम यह नहीं मानेंगे कि उस काल में शवों को दफनाया भी जाता था। अब जैसे तुम्हारे जैसे लिब्रांडो को यह लगता है कि इतिहास तुम्हारे ही मानने और ना मानने से चलता है और तुम्हारे ही मानने से सत्य और ना मानने से असत्य हो जाएगा। दूसरा, अगर बात विरोधाभास की है तो तुमने अपनी रिसेंट वीडियो में जो डीएनए का हवाला देकर ब्राह्मणों को विदेशी बताने का प्रयास किया है, तो विरोधाभास तो इस बात को लेकर भी है कि ब्राह्मण विदेशी हैं अथवा नहीं है।
खुद 32 डिग्रियों वाले महाज्ञानी बाबा साहब अम्बेडकर तक ने भारत में आर्यों के आक्रमण जैसे सिद्धांत को नकार दिया था। फिर किस मुंह से इतने विरोधाभास के बाद भी तुमने वेदों में मांसाहार और व्यभिचार ढूंढ लिया, आर्यों का आक्रमण ढूंढ लिया, ब्राह्मणों को विदेशी बोल दिया? आखिर अब इतने ज्वलंत मुद्दों पर तुम्हारा विरोधाभास वाला लॉजिक किधर चला गया? वेदों में शवों के अंत्येष्टि को लेकर अलग अलग भाष्यकारों के भाष्य में अंतर है, अतः वेदों में शवों को दफनाने की बात तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारे जैसे लिब्रांडू की बात कौन मान लेगा कि वेदों में व्यभिचार है, मांसाहार है और आर्य ब्राह्मण विदेशी हैं, जबकि विरोधाभास तो यहाँ भी बहुत है। हमारे जितने भी दर्शक हैं जो भैंस जर्नी को पहले से जानते हैं, उनको यह पता होगा कि यह अपने पूर्व की वीडियो में यह कहा करता था कि बुद्ध के समय और मौर्य काल में ब्राह्मण नहीं होते थे, और अब अपनी रिसेंट वीडियो में बोल रहा है कि ब्राह्मण 2000 साल पहले यूरेशिया से आए। कोई अर्ली इंडियंस नामक पुस्तक का रेफरेंस लोगों को चेप रहा है और इस पुस्तक के हवाले से यह बताने का प्रयास कर रहा है कि ब्राह्मण विदेशी हैं। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह अर्ली इंडियन पुस्तक के जो लेखक हैं टोनी जोसेफ, वह इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि उनकी पुस्तक आर्यों या ब्राह्मणों के प्रवास पर आधारित है, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि उनकी पुस्तक 65,000 साल पहले हुए अफ्रीकी प्रवासियों पर आधारित है। फिर भी इस भैंस जनी ने इस पुस्तक को आधार बना करके फर्जी रायता फैलाने में कोई कोताही नहीं की। वैसे मैं अपने दर्शकों को इस 2 कौड़ी के सड़क छाप भैंस जनी वाले लिब्रांडू का ज्ञान का स्तर भी दिखाना चाहूंगा, और यह भी बताना चाहूंगा कि आखिर वेदों का नाम आते ही इसकी फटने क्यों लगती है। ये स्क्रीन पर आप कुछ स्क्रीनशॉट देखिए, जिसको कि इस लिब्रांडू ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर किया है। इसमें आप इस गधे के बच्चे का हिंदी शब्दकोश देख सकते हैं। इसको यह तक नहीं पता है कि स्पेशली लिखा जाता है कि स्पेशली लिखा जाता है, संबंधित लिखा जाता है कि संबंधित लिखा जाता है। इतना ही नहीं, इस लंपट को तो यह तक नहीं समझ में आता कि हिंदी में विजिबिलिटी लिखा जाता है कि विजिबिलिटी लिखा जाता है। मतलब देख रहे हैं ना आप लोग, खुद तो आता जाता कुछ नहीं और बात किस पर करता है? वेदों पर। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफी होता है। इस लिब्रांडू की हरकतों से आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि इसका स्तर क्या है। अब तक हमने आप लोगों को सिर्फ यह बताने का प्रयास किया है कि सिनौली को लेकर लिब्रांडू कैसे कैसे किस किस जगह पर थूक कर चाट रहे हैं। मुझे सिनौली पर वीडियो बनाने की आवश्यकता तब पड़ी जब लिब्रांडू जमात का यह इकलौता चिराग अपने लिब्रांडू समाज के लिए सीक्रेट ऑफ सिनौली की डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद अपने चैनल पर चड्डी फाड़ हंगामा कर रहा था। हद तो तब हो गई जब अपने चैनल पर बैठकर या बात बात पर एएसआई के शोध दिखाकर अपनी बात को प्रमाणिक और सत्य ठहराने वाला लिब्रांडू सिनौली में अपने मन माफिक कोई साक्ष्य न मिलने पर एएसआई को ही हाशिए पर खड़ा कर दिया, उनको ब्राह्मणवादी बता दिया। मतलब जब तक एएसआई की रिपोर्ट दिखाकर इस लिब्रांडू का अपना एजेंडा सही जा रहा था, तब तक तो पूरे एएसआई वालों को यह दामाद बनाए घूम रहा था। लेकिन जैसे ही सिनौली के साक्ष्यों में एएसआई ने वैदिकों के पक्ष में अपने कुछ विचार रख दिए, इसका सुसुप्त ज्वालामुखी लावा फेंका। मतलब साफ है कि जब तक इसके मतलब की चीजें एएसआई को केंद्र में रखकर लोगों को बेवकूफ बनाने के काम में आती रहीं, तब तक भारतीय पुरातत्व विभाग निष्पक्ष और ठीक हुआ करता था। मगर जैसे ही इसके विपरीत कुछ निकलकर सामने आया, इसका रंडापा शुरू हो गया कि एएसआई वाले ब्राह्मणवादी हैं, मनुवादी हैं। वैसे इन लिब्रांडुओं का तो यह रोना धोना लगा ही रहेगा। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं सिनौली, और यहां पर देखते हैं सिनौली की सबसे अद्भुत खोज। भारत में मिला 4000 साल पुराना चैरियट मतलब रथ। अब रथ मिला है तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह रथ चलता कैसे था, क्योंकि रथ को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसको घोड़े की सहायता से चलाया जाता होगा। मगर लिब्रांडू तो कहते हैं कि भारत में घोड़े थे ही नहीं, पाए ही नहीं गए। और लिब्रांडू अपनी इस बात की पुष्टि के लिए कहते हैं कि हड़प्पा की सीलों पर उस समय के सभी जानवरों के चित्र मिलते हैं, मगर घोड़ों के नहीं मिलते, जबकि घोड़े तो वैदिक संस्कृति के अभिन्न अंग हुआ करते थे। अतः सिंधु सभ्यता वैदिकों की सभ्यता नहीं थी। तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि हड़प्पा की किसी सील पर तो उनके पापा भैंसासुर की भैंसिया भी नहीं मिली है, और न बकरिया मिली है, न मुर्गवा मिला है, और ना ही बिलरिया मिली है, और तो और कुतवो नहीं मिला है। और जब भैंसिया नहीं मिली तो तुम लोग भैंसासुर का वारिस है, यह बात किधर से प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ करोगे?
और हाँ, अगर यह लॉजिक तुम्हें ठीक लगता है कि घोड़े से जुड़ी सील नहीं मिली तो घोड़ा नहीं था, तो भैया सील तो भैंसिया और बकरिया की भी नहीं मिली, तो क्या हम ये मान लें कि उस समय भैंसिया और बकरिया नहीं थी? मतलब तुम लोगों के तर्क का स्तर देखकर यार बिल्कुल ऐसा वाला फीलिंग आता है। भगवान। और हाँ, सिंधु सभ्यता में सील पर जो 4 मुंह वाला एक आकृति मिला है, जिसको तुम लेब्रांडो कभी बौद्ध मत से जोड़ते हो, कभी जैन मत से जोड़ते हो। चर्चियों, हमको यह बताओ, उस समय 4 मुंह वाला आदमी तुम लोग किधर से पैदा करते थे? क्योंकि ईश्वर को तो तुम मानते नहीं और आदमी के 4 मुंह होते नहीं, तो फिर वह जो सील पर आकृति बनी है, क्या उस आकृति का आदमी उस समय सिंधु सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता था? और अगर नहीं करता था तो लिब्रांडो घोड़ों पर ही छाती काहे कूट रहे हो बे? भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वैसे मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट करना चाहूंगा, भारत में घोड़ों के होने के अनेकों प्रमाण हैं, लेकिन हमारे देश में वैदिक संस्कृति से नफरत करने वाले लिब्रांडो को वैदिकों से जुड़ी उस हर चीज को मिथक सिद्ध करने की होड़ मची रहती है जिससे कि वैदिक सभ्यता को बल मिलता हो। ऋग्वेद में कई स्थानों पर युद्धों का वर्णन है और उन युद्धों में रथों और घोड़ों का उल्लेख बार बार हुआ है। ऐसे में आज तक की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भारत में रथ तो मिले ही नहीं थे, और ऐसे में अगर घोड़ों को भी झुटला दिया जाए, अगर घोड़ों के वजूद पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए, तो पूरा वैदिक कल्चर ही मिथक सिद्ध किया जा सकता था। और लिब्रांडो ने आज तक यही किया। उन्होंने वेदों में रथों के उल्लेख को यह कह के मिथक बता दिया कि भारत में एक भी ऐसा रथ नहीं मिला है जैसे रथ का ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। दूसरा, अगर उन्हें कहीं घोड़ों के प्रमाण मिले भी तो इन लिब्रांडो ने उसे गधे और खच्चर का अवशेष बता करके कन्नी काट लिया। इसके बाद भी जहां यह घोड़े के वजूद को झुटला पाने में नाकाम रहे, वहां यह कह दिया कि असल में यह अवशेष तो घोड़े के हैं, मगर यह भारत के घोड़े नहीं हैं, इनको इन लिब्रांडो की अम्मा बाहर से दहेज में लेकर आई थी। तो इस तरह से झूठ और दुष्प्रचार के आधार पर वैदिक सिविलाइजेशन को टारगेट करने और उसे मिथक सिद्ध करने का प्रयास हमेशा से ही किया जाता रहा है। हाँ, ये अलग बात है, आज इतिहास ने धरती का सीना चीरकर वैदिकों के अस्तित्व के प्रमाण देने शुरू कर दिए हैं। आज आपको भारत में घोड़े और रथ दोनों के ही प्रमाण मिल चुके हैं। अब आते हैं भारत में घोड़ों के वजूद को लेकर। घोड़ों के अस्तित्व को भारत में कई पुरातत्ववेत्ताओं ने अपने अध्ययन में सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस विषय में हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें भारत में घोड़ों के वजूद से जुड़े कई सारे प्रमाणों को सामने रखा गया है। अतः इस वीडियो में हम सिर्फ संक्षिप्त प्रमाणों के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बात करें अगर घोड़ों के भारतीय वजूद की, तो पुरातत्व विभाग की एक पुरातत्व नामक श्रृंखला के 35वें खंड में भारत में अश्व की उपस्थिति के प्राचीनतम प्रमाण दिए हुए हैं। इस पुस्तक के पेज क्रमांक 22 पर लिखा है, केवल उत्तर भारत ही नहीं अपितु दक्षिण भारत में भी हड़प्पा काल में अश्वों की उपस्थिति का पता चलता है। यहाँ पर उन क्षेत्रों के नाम हम स्पष्ट करना चाहेंगे जहाँ पर अश्वों के प्रमाण मिले हैं। मध्य प्रदेश के सिद्ध जिले में बागोर नामक स्थान पर 4500 ईसा वर्ष पूर्व अश्व के प्रमाण मिले हैं। इसी तरह मुहागरा इलाहाबाद जिले में नियोलिथिक काल के अश्वों के प्रमाण देखने को मिले हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के कोडेकल नामक स्थान पर 2500 ईसा वर्ष पूर्व तक के अश्वों के प्रमाण मौजूद हैं। इतना ही नहीं, नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित चिचाली नामक साइट पर मालवा काल यानी कि 1800 से 1100 ईसा वर्ष पूर्व तक के अश्वों के प्रमाण देखे गए हैं। इन प्रमाणों से हमें इतना पता चलता है कि भारत में अश्व काफी पहले से थे। घोड़ों से भारतीयों का परिचय किन्हीं बाहरी लोगों के द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि भारतीयों ने ही जंगली घोड़ों को अपने अनुकूल करके सवारी के काम में लिया था। भारत की भीमबेटका नामक गुफा में एक दृश्यांकन है जिसमें कुछ व्यक्ति जंगल में जाकर तीर धनुष तलवार से अश्व को घेर कर उसे वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि घोड़े को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि घोड़े को पत्ते से बनी किसी रस्सीनुमा चीज से पैरों की तरफ से बांधा गया है और आगे की तरफ रस्सी से नियंत्रित भी किया जा रहा है। इस दृश्यांकन से यह पता चलता है कि जंगली घोड़ों को पकड़कर उन्हें पालतू बनाने का कार्य भी भारत में होता था। भारतीयों ने प्राचीन काल में ही भारतीय घोड़ों की नस्लों को जंगल से पकड़कर उपयोग हेतु उन्हें विकसित किया था।
इसके अलावा कुछ अन्य प्रमाण भी हैं, जिसमें एक टेराकोटा जो लोथल से प्राप्त हुआ है उसे प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल जी ने अश्व का टेराकोटा बताया है, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अश्व से संबंधित हमारी यह वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है। इसके अलावा इसी संदर्भ पर आप राजीव रंजन प्रसाद जी के चैनल पर भी भारतीय घोड़ों से जुड़े संदर्भ देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी अर्जुन आर्य जी के चैनल पर भी भारतीय घोड़ों से जुड़े प्रमाण देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हड़प्पा के मुख्य शहरों में से एक मोहनजोदाड़ो में भी घोड़े की उपस्थिति के बहुत से प्रमाण मिले हैं, जिसमें से एक प्रमाण मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। मोहनजोदड़ो में घोड़ों के दांत पाए गए हैं, जिसे इस टैबलेट में दर्शाया गया है। यहाँ घोड़ों के प्रीमोलर और मोलर दांतों के बारे में जानकारी दी गई है। इस प्रकार अगर साक्ष्यों और संदर्भों को टटोलने का प्रयास करें तो इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि घोड़े भारत में कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि भारत में ही घोड़े हुआ करते थे और भारतीय लोग उनसे परिचित भी थे और उन्हें जंगलों से पकड़कर उनका युद्ध और सवारी जैसे कार्यों में उपयोग भी करते थे। अब चलिए बात करते हैं रथों पर। तो यह रहा वह रथ जो सिनौली के उत्खनन में प्राप्त हुआ था। सिनौली से पूर्व भारतीय इतिहास में ऐसे रथ पाए जाने या ऐसे रथों की मौजूदगी के कोई प्रमाण भारतीय साक्ष्यों से प्राप्त नहीं होते। यथा भारत में ऐसी मान्यता रही है कि भारतीयों को रथों की जानकारी या रथों के उपयोग के बारे में पता बाहरी लोगों से लगा, लेकिन सिनौली ने इस भ्रम को तोड़ दिया और यहां से मिला रथ यह चीख चीख कर गवाही देने लगा कि नहीं, भारतीय मुझसे आज से 4000 साल पूर्व भी परिचित थे और वह मेरा उपयोग करना जानते थे। अब चलिए आपको बताता हूं कि यह जो सिनौली का रथ मिला है, इसका वैदिक संस्कृति में महत्व और स्थान क्या है। आज तक तो लिब्रांडो इस देश को यही बोलकर गुमराह करते थे कि देखो, वेदों में रथों और घोड़ों का उल्लेख सबसे ज्यादा है, जबकि भारत में घोड़ों और रथों का कोई प्रमाण नहीं मिलता। रामायण महाभारत की लड़ाइयां वैदिकों ने रथों और घोड़ों की सहायता से लड़ी, मगर आज तक भारत में न इनके रथ मिले, न इनके घोड़े मिले और न ही इनके हथियार मिले। इसलिए यह वेद का ज्ञान, रामायण महाभारत सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, कथा है, मिथक है। लेकिन सिनौली में शाही अंत्येष्टि स्थलों का मिलना और उन स्थानों से योद्धाओं के बरियल्स में रथों और हथियारों का मिलना इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत में रथों का प्रयोग आज से 4000 साल पहले भी होता था, और वह भी सामान ढोने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के क्षेत्र में। सिनौली के रथ अपने आप में बेहद खास हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से युद्ध के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिनौली के इस रथ का डिजाइन हूबहू वही है जैसा वेदों में वर्णन किया गया है। मैं जानता हूं यह लाइन सुनने के बाद कुछ लोगों के नीचे से फुहारा निकलने लगा होगा, लेकिन मैं अपनी इस बात को एक प्रामाणिक सोर्स के साथ रख रहा हूं। 1949 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट पिगोट ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में ऋग्वैदिक काल के रथों का डिजाइन दिया है। ध्यान दें, पिगोट ने यह डिजाइन ऋग्वेद में दिए रथों के उल्लेखों के आधार पर तैयार किया था, और वह भी तब जब भारत में ऐसे किसी रथ का वजूद तो दूर, किसी और भी तरह के रथ का कोई प्रमाण नहीं मिला था। यह देखें ऋग्वैदिक काल के रथ की डिजाइन जिसे पिगोट ने तैयार किया, और यह देखिए सिनौली में मिला रथ जिसे आज से 4000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने तैयार किया। कैसा लगा? हो गया ना आश्चर्यचकित? इन दोनों ही रथों को ध्यान से देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक ही सभ्यता के लोगों द्वारा इजाद किया गया है? सिनौली के रथों की डिजाइन हूबहू वही है जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। पिगोट ने 1949 में ही ऋग्वेद के रथों का वर्णन पढ़कर उस काल में प्रयोग होने वाले रथों का डिजाइन तैयार किया, मगर वह यह नहीं जानता था कि भविष्य में भारत का सीना चीरकर सिनौली से हूबहू वही ऋग्वैदिक कालीन रथ निकल आएगा जैसा वह डिजाइन तैयार कर रहा है। यहाँ ध्यान रखें, पिगोट आर्य आक्रमण को मानता था। उसका मानना था कि आर्य ऐसे ही रथों का प्रयोग करते थे। उसने यह भी लिखा है कि उस दौर में 4 पहिए वाली बैलगाड़ी को आर्य कृषि कार्य में उपयोग में लाते थे और 2 पहिए वाले चैरियट अर्थात रथ का प्रयोग वह युद्ध एवं खेल आदि कार्यों में लेते थे, जो कि घोड़ों से चलता था। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वैदिक काल के रथ और सिनौली में मिले रथ की डिजाइन और उपयोगिता बिल्कुल समान है। सिनौली में मिले रथ और ऋग्वेद में वर्णित रथों की डिजाइन, उनके उपयोग और प्रयोग की शैली में इतनी समानता इत्तेफाकन नहीं हो सकती, बल्कि यही भारत का वास्तविक इतिहास है।
जिसे इन प्रमाणों के अभाव में आज तक मिथक और काल्पनिक बताया जाता रहा है। और वैदिकों तथा वैदिक संस्कृति को बर्बाद करने के लिए एड़ी चोटी तक का दम भी लगाया जाता रहा है। लेकिन कहते हैं ना, सत्य और सूर्य को अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता। इतिहास देर सवेर खुद को दोहराता जरूर है और यह दौर वैदिक इतिहास के पुनरुत्थान का दौर है, जिसे सामने लाने में स्वयं प्रकृति और भारत की मिट्टी जी जान से लगी हुई है। जरा सोच कर देखिए, कौन जानता था आज से हजारों साल पहले कि सभ्यता में ऐसे ही रथ प्रयोग किए जाते थे जैसे रथों का वर्णन हमारे वेदों में है। ये प्रमाण, ये उदाहरण आपके हमारे स्वर्णिम इतिहास को सामने ले आए हैं और सामने लाए हैं उन सपोलों को भी जो लगातार हमारे आपके बीच बैठकर हमारी सांस्कृतिक विरासत को तबाह करने का कार्य करते रहे हैं। अब वक्त आ गया है अपने समृद्ध इतिहास को दुनिया के बीच लाने का, इतिहास की उन दरारों को भरने का जिसे भारत में बैठे इतिहासखोरों ने खोद खोद कर गहरा किया है और हमें हमारे ही देश में, हमारी ही मिट्टी में आक्रमणकारी बताने का षड्यंत्र रचा है। सिनोनी के वो लोग कौन थे, इस पर भविष्य में और भी बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। बस इसके लिए आपको हमको जागरूक रहना होगा। समाज और सत्ता में ऐसे लोगों को मजबूती देनी होगी जो आपके इतिहास को, आपके स्वाभिमान को प्रमुखता से विश्व पटल पर रखने का साहस रखते हों। भारत का इतिहास भारतीयों से ही शुरू हुआ था और हम भारत के लोग आज से 4000 साल पहले भी इतने समृद्ध थे कि दुनिया को समृद्धि के तलाश में हमारे आपके बीच आना पड़ा था। भारत में पाश्चात्य आक्रमण और भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ अनायास ही नहीं किया गया। भारत के गर्भ में दबा इतिहास कहीं भारतीयों को पता न चल जाए, इसके लिए बाकायदा यहीं भारत में ही आस्तीन के सांपों को भी पाला गया जो दिन प्रतिदिन भारतीयों को डसते रहते हैं। मगर अब और नहीं, भारत के इस पुनरुत्थान को कोई रोक नहीं सकता। भारत की मूल संस्कृति आज नहीं तो कल अपनी पूर्णता और संपूर्णता को जरूर प्राप्त करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का तीसरा पार्ट भी जल्द ही आपके सामने आएगा, जिसमें लिब्रांडू के अन्य आरोपों का भी तार्किक समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।